अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबर और तरजीहों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां जुमेरात की रात और मई की 14 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुम्मतुल मुबारक की सुबह और मई की 15 तारीख है। नादरीन, आज बहुत माजरत के शो बहुत ज़्यादा लेट शुरू कर रहा हूँ, लेकिन कुछ निजी मसरूफियात हैं आजकल, इसलिए थोड़ा मैं लेट हो रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा माजरत कबूल कीजिएगा और इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए जैसा कि आप शुरू से करते चले आ रहे हैं। अब चलते हैं आज के पहले मौजू की जानिब। नादरीन, इस वक्त सदर ट्रंप चीन का दौरा मुकम्मल करके अमेरिका का सफर शुरू करने वाले हैं या शायद शुरू कर चुके हैं जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी। इंतहाई अहम दौरा था। इससे बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, बहुत ज्यादा खदशात थे, और जो आखिर में नतीजा निकला, अभी तक तो ये वादे नहीं कि नतीजा क्या था, क्योंकि कोई जॉइंट स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन आज दिन भर जितनी भी खबरें आई तो वो अच्छी खासी हौसला अफजा थी। गर्चे उसमें एक चीज बहुत अहम थी, जहां पर के सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग के दरमियान जो मुलाकात हुई, उस दौरान मीडिया में ये रिपोर्ट आना शुरू हुई कि इस मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग ने सदर ट्रंप को एक तरह से खबरदार किया कि ताइवान के मामले पर अगर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया तो इससे जंग तक छिड़ सकती है। इसको यहाँ पर और दुनिया भर में जितने भी मुख्तलिफ एनालिस्ट हैं, वो इसको बहुत सीरियसली देख रहे हैं, क्योंकि चीन की जानिब से ये अमेरिका को बराह रास्त वार्निंग है। अमेरिका वो मुल्क है जो कि ताइवान पर सबसे ज्यादा असलहा बेचता है, और ताइवान वो मुल्क है जिसको बहुत कम दुनिया में मुल्क यानी बाकायदा तस्लीम करते हैं। और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो ताइवान को तस्लीम नहीं करता। अमेरिका भी ताइवान को बाकायदा तस्लीम नहीं करता। और चीन का यह दावा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, और तारीखी तौर पर ताइवान हमेशा से चीन का हिस्सा था। ये तो जब चीन में खाना जंगी हुई थी तो उसके बाद चियांग काय शेक, जो कि मॉडर्न ताइवान के बेसिकली फाउंडर हैं, उनके दरमियान जब ये खाना जंग हुई थी नेशनलिस्ट के दरमियान और कम्युनिस्ट के दरमियान, तो कम्युनिस्ट ने नेशनलिस्ट को वहां से मार भगाया, और चियांग काय शेक ने ताइवान में जाकर बना लिया, और वहां पर उन्होंने एक नई हुकूमत बनाई और जिसको अहले मगरिब ने तस्लीम किया। और वह तनाज़ा आज तक जारी है। चीन का कहना है कि ये हमारा हिस्सा है और इस पर हम जब चाहें कब्जा कर सकते हैं, और चीन वाकई ये ताकत रखता है कि वो जब भी चाहे तो कब्जा कर सकता है। ये एक बड़ा स्ट्रेंज ताल्लुक है, क्योंकि चीन और ताइवान के दरमियान यानी एक दुश्मनी की कैफियत भी है, भाईचारे की कैफियत भी है, और तिजारती पार्टनर की कैफियत भी है। चीन और ताइवान के दरमियान भारी तिजारत होती है, कोई 250 अरब डॉलर से ज्यादा की मेरी राय में शायद तिजारत होती है। और इस दौरे के दौरान यहाँ पर सदर ट्रंप की जानिब से ताइवान के बारे में कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया। अलबत्ता दो किस्म के बयानात आए, एक वो जो सदर ट्रंप ने दिए और दूसरा वो जो कि चीन की वजारत खारजा ने दिया। सबसे पहले देखते हैं कि चीन की वजारत खारजा ने कहा क्या, और उसके बाद फिर मैं सदर ट्रंप के उन बयानात का जिक्र करूंगा जो कि कुछ जगहों पर शायद चीन की वजारत खारजा के बयान से थोड़े से मुतसादिम नजर आते हैं। चीन की वजारत खारजा ने कहा कि ईरान के साथ जो इस वक्त जारी तनाज़ा है, इसको फौरी तौर पर हल होना चाहिए, और बल्कि वो उनका ये कहना है कि इस तनाज़े को तो कभी होना ही नहीं चाहिए था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जारहियत ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल ने की थी, यानी हमला अमेरिका और इसराइल ने किया था। तो लगता ही है कि यहाँ पर चीन जो पोजीशन ले रहा है वो ईरान के ज्यादा करीब कही जा सकती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तनाज़ा कभी होना ही नहीं चाहिए था। फिर चीन का ये भी कहना है कि अमेरिका और ईरान के मफाद में है ये बात कि ये जंग जल्द अज जल्द खत्म हो। और चीनी हुक्काम ने यह भी वाजे किया कि बीजिंग और वाशिंगटन आलमी और इलाकाई उमूर पर ताउन बढ़ाने और एक दूसरे के खदशात दूर करने पर भी मुत्तफिक हैं, जो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अगर वाकई इस पर जो है दोनों जानिब से कोई प्रोग्रेस होती है तो इसका बराह रास्त असर आलमी सियासत पर होगा, आलमी तजारत पर होगा, आलमी मीशत पर होगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो मुलाकात हुई वो बीजिंग का जो सबसे महफूज तरीन इलाका है, जिसको एक कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, जोंगडान हाई, वहां पर ये मुलाकात हुई जहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। ट्रंप ने चीनी सदर को एक गर्मजोश और संजीदा और अपने काम से काम रखने वाला इंसान करार देते हुए इनकी शख्सियत की तारीफ की। बुनियादी तौर पर आज सर ट्रंप ने सदर शी जिनपिंग की बहुत ज्यादा तारीफ की और उनके साथ अपनी दोस्ती का एक एक तरह से अहद नो भी किया। सर ट्रंप ने दावा भी किया कि शी जिनपिंग ने उन्हें बताया कि ईरान के को जो अस्करी साजो सामान है, यानी असलहा जो है वो चीन फराहम नहीं करेगा। ये उन्होंने कहा कि ये शी जिनपिंग ने उनके साथ यानी सर ट्रंप के साथ अहद किया है। ट्रंप के मुताबिक चीन
ये भी नहीं जानता चाहता कि ईरान जौहरी हथियार बनाए, और इस मामले में अमेरिका दरअसल चीन की मदद कर रहा है। यहाँ पर भी एक अहम नुक्ता यह है कि ईरान की अपनी हुकूमत का कहना है कि हम एटम बम नहीं बनाना चाहते, लेकिन एटमी टेक्नोलॉजी का हुसूल हमारा हक है। तो ये एक इख्तलाफ है। फिर चीनी सदर ने ईरान से तेल की खरीदारी जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया, और आपने हुर्मुज को खुला देखना चाहने की भी ख्वाहिश का इजहार किया। तो ये भी इत्तलात आ रही हैं। तो गोया वहां पर भी एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता यह है कि अगर एक तरफ सदर ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों का इस वक्त ब्लॉकेट किया हुआ है, जिनमें के चाइनीज शिप्स जो हैं उनको उनके बारे में तजाद इतलात हैं। कुछ इतलात ये हैं कि उनको नहीं रोका जा रहा, कुछ इतलात हैं कि उनको रोका जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि शी जिनपिंग और चाइनीज क़यादत की जानिब से अमेरिका को यह वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि आपने हुर्मुज़ को खुला रहना चाहिए। अब आपने हुर्मुज़ को खुला रहना चाहिए, ये बयान ऐसा है कि जिसका इतलाक ईरान पर भी होता है और इसका इतलाक अमेरिका पर भी होता है, जिसने कि ब्लॉकेट किया हुआ है। लेकिन अमेरिका ने बुनियादी तौर पर ब्लॉकेट किया हुआ है ईरानी बंदरगाहों का, जहां से कि तेल चीन जाता है। तो ये भी एक बहुत अहम यानी नुक्ता था जो कि इस विजिट के दौरान या इस दौरे के दौरान सामने आया। ट्रंप ने यह भी इंकशाफ किया कि सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अमेरिका से 200 बोइंग जेट तैयारे खरीदेगा, और ये भी यकीनन अमेरिका की मईशत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन जो है वो माजी में अमेरिका से फायदा उठाता रहा है, लेकिन अब इनके सदर शी जिनपिंग के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है वो आप खुद ही अखज़ कर लें, लेकिन लगता है कि शायद वो ये कह रहे हैं कि पहले सिर्फ चीन फायदा उठा रहा था, अब अमेरिका भी उठा रहा है। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया जो कि शायद पाकिस्तानी या और मीडिया में कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, वो ये है कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी खारजा है या अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो हैं, इनके ऊपर चीन ने 2020 में पाबंदी लगा रखी थी। यानी उन पर पाबंदी थी कि वो चीन नहीं आ सकते। ये उस दौर की बात है जब मार्को रूबियो अमेरिकी सेनेट के रुकन थे, और वो अमेरिका में जाने जाते हैं इस बात पर कि वो ईरान के भी सख्त मुखालिफ हैं, वो चीन के भी शदीद मुखालिफ हैं, बहुत बड़े क्रिटिक हैं। लेकिन चीन ने कुछ इस किस्म का, यानी उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई कि जिसमें उन्होंने मार्को रूबियो से पाबंदी नहीं उठाई। यानी मार्को रूबियो ने सदर ट्रंप के साथ मिलकर ये दौरा तो किया चीन का, लेकिन आ, चीन ने उनके ऊपर जो सफरी पाबंदी लगाई थी वो नहीं उठाई, लेकिन फिर भी उनको इजाजत दी। अब वो इजाजत कैसे दी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीनी मीडिया में और बाकी दुनिया में कि चीन ने मार्को रूबियो के चाइनीज लैंग्वेज में जो उनके नाम के स्पेलिंग हैं वो तब्दील कर दिए। उनके नाम के स्पेलिंग तब्दील कर दिए। तो जहां पर रूबियो था वहां पर लूबियो, यानी रू की जगह लू शामिल कर दिया। और उसके बाद फिर मार्को लूबियो के तौर पर चीन गए, यानी उनका नाम उन्होंने शायद उसको प्रोनाउंस इसी तरह करते होंगे चाइनीज लैंग्वेज में। तो इसलिए वहां पर वो गए और उन्होंने अपना दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने सदर शी जिनपिंग से मुसाफिया भी किया। और उसके बाद फिर एक वीडियो बड़ी वायरल है जहां पर के वो देख सकते हैं कि सदर शी जिनपिंग के साथ उनके मुसाफा कर रहे हैं वो। और उसके बाद फिर शायद वो, कुछ लोगों का ये दावा है कि उन्होंने सर ट्रंप को आंख भी मारी, यानी विंक किया कि देखिए मैंने हाथ हाथ मिलाया, लेकिन क्या मतलब है इसका वाजह नहीं है। लेकिन ये भी एक बड़ा वाकया है कि अमेरिका का एक ऐसा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिस पर चीन ने पाबंदी लगा रखी है, वो चीन जाता है। सदर ट्रंप के एंटोराज का ज़ाहिर हिस्सा है, अमेरिका का सेक्रेटरी खारजा है, और वो फिर चीनी सदर से मिलता भी है और चीनी सदर भी उससे मिलते हैं। तो जब इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके मफादात की बात आती है, तो फिर बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे ममालिक कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। जैसा कि चीन ने मार्को रूबियो के नाम के हिज्जे जो हैं वो बदल दिए, और उसके बाद तो उनका कि हाँ जी आए, हम इस वाले मार्को रूबियो को आने देंगे, उस वाले को नहीं आने देंगे जिसके नाम को हमने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। अब इस पूरा जो ये दौरा है इसका अमेरिका की स्टॉक मार्केट पर तो इतना बुरा असर नहीं था, अच्छा असर था। लेकिन ट्रंप के दौरे के इख्तिताम पर जो मार्केट्स के फ्यूचर्स थे वो थोड़े नीचे गए। अभी वादे होगा कि जब इसका जो नताइज वादे तौर पर पूरे आएंगे, फिर पता लगेगा कि दोनों के दरमियान तिजारती मुआहदा कितना हुआ है, क्या क्या हुआ है। ये अभी तक इस बारे में कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। अब चलते हैं आज के एक और अहम मौजू की जानिब, और वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की कैद तन्हाई है। आज उनकी बहन अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की है, जिसमें उनका कहना है कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर जो कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। इस पिटीशन में कहा गया है कि इमरान खान को गुज़श्ता 6 माह से कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। बावजूद इसके अब तक उनको जितनी भी अदालतों से सजाएं मिली हैं, उनमें से एक सजा में भी इस बात का जिक्र नहीं कि इमरान खान को कैद कैद तन्हाई ही में
کاٹنی ہے۔ گویا یہ اس ریٹ پیٹیشن کے مطابق اللیگل کام ہو رہا ہے، اور اس میں جیل انتظامیہ پر اور ان کے حکام پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ گزشتہ 6 ماہ سے کسی قانونی جواز کے بغیر عمران خان کو روزانہ 22 گھنٹے قید تنہائی میں رکھ رہے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ سے بالکل بالاتر ہے کہ آخر پاکستانی ریاست چاہتی کیا ہے، دنیا کو کیا پیغام دے رہی ہے، اور پاکستان کے اندر پاکستان کے منقسم معاشرے کو کیا پیغام دے رہی ہے۔ کیونکہ اگر آپ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، اور اگر عدالتی فیصلے میں کسی بات کا ذکر ہی نہیں ہے اور آپ اس کو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے، ویسے بھی عمران خان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہے کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، ان کی ملاقاتیں بند ہیں، اور ان کی آنکھ کے بارے میں بہت زیادہ تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، جن میں کچھ خبریں یہ کہہ رہی ہیں کہ شاید ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ تقریباً ضائع ہو چکی ہے۔ اگر یہ خبریں حقیقت پر مبنی ہیں، تو یہ پاکستانی ریاست کے لیے شرم کا مقام ہوگا۔ مجرم اس کیس میں اور کوئی نہیں، پاکستانی ریاست ہوگی، پاکستان کی سیاسی قیادت ہوگی۔ پاکستان کی سیاسی قیادت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، جو کہ اس وقت عمران خان کے نام پر مختلف عہدوں پر براجمان ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بڑی سیاسی جدوجہد ابھی تک انہوں نے نہیں شروع کی۔ اکا دکا واقعات ضرور ہوئے، لیکن اس کو آپ جدوجہد نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ انگریزی میں تھیٹرکس کہتے ہیں، یعنی یہ بیسیکلی ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ آنے والے دنوں میں حکومت کرتی کیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ معاملات جس طرف جا رہے ہیں اس سے پاکستان میں اور کچھ نہیں ہوگا، سیاسی رسا کشی میں اضافہ ہوگا، کشیدگی میں اضافہ ہوگا، جو ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو پہلے سے موجود ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ نقصان نیٹ پاکستان کا، وہ پاکستان جس کی سرحدیں اس وقت غیر محفوظ ہیں۔ بات ہو افغانستان کی، وہاں جنگی حالت ہے، بات ہو بھارت کی، وہاں جنگی حالت ہے، بات ہو ایران کی، وہاں جنگ ہو رہی ہے، بات ہو چین کی، تو وہ واحد سرحد ہے جو کہ اس وقت پرامن ہے، اور خدا کرے کہ ایسی ہی رہے۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کا میں بار بار ذکر کرتا چلا آ رہا ہوں، کیونکہ انتہائی اہم تعلقات ہیں۔ پاکستان کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور افغانستان کو بھی اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان نے جو افغانستان میں اتنے سال بہت بڑی قربانی دے کر اپنے لیے ایک سپیس بنائی تھی، گزشتہ چند ماہ کے دوران پاکستان وہ سپیس تقریباً کھو چکا ہے۔ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات نہیں ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دشمنی ہے، اور اس دشمنی کے خاتمے کے لیے صرف ایک ہی ملک کوشش کر رہا ہے، وہ ملک ہے جہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے دوستی کی پینگیں بڑھانے کی کوشش کی، یعنی چین۔ پاکستان کی جانب سے کوئی بڑی سفارتکاری نہیں ہو رہی، افغانستان کی جانب سے کوئی بڑی سفارتکاری نہیں ہو رہی۔ ایران نے ایک وقت میں کوشش کی تھی، لیکن ایران بھی اس وقت جنگ میں مصروف ہے، ان کے لیے بھی معاملات کافی بگڑے ہوئے ہیں، لہذا ایران سے کوئی اتنی زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن آج پاکستان میں متعین روس کے جو سفیر ہیں، البرٹ پی اوریف، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ روس پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اس وقت کشیدگی ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑا یعنی سیریس کنسرن کا اظہار کیا، اور کہا کہ چاہیے کہ یہ معاملات درست ہوں، اور روس اس میں ایک کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ روس وہ ملک ہے جس نے کہ افغان طالبان کی حکومت کو باقاعدہ تسلیم کیا ہوا ہے، اور اس بات کا اظہار آج روس کے سفیر نے بھی کیا۔ روسی سفیر کا کہنا تھا کہ سخت پابندیوں اور منجمد اثاثوں کے باوجود افغان حکومت نے ملک کے انتظامی ڈھانچے کو کامیابی سے برقرار رکھ کر اپنی پائیداری کا ثبوت دیا۔ یہ روس کا سفیر افغان طالبان کی حکومت کی تعریف کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر روس ثالثی کرے تو کیا پاکستان کے لیے قابل قبول ہوگی؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید قابل قبول نہ ہو، کیونکہ پاکستان اس وقت جس پوزیشن میں ہے، پاکستان جس کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر شاید پاکستان اپنے لیے کوئی زیادہ سپیس وہاں پر اس کو زیادہ نظر نہ آئے۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کچھ نہ کچھ اس میں کوئی کوشش کرے کہ اپنے لیے سپیس کریٹ کرے، لیکن اس وقت پاکستان سعودی اور امریکی کیمپ میں ہے، لہذا پاکستان کو افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جب بھی وہ سنوارنے کی کوشش کرے گا تو کہیں نہ کہیں ان ممالک کے لیورز آپ کو نظر آئیں گے، کھینچا تانی کہیں نہ کہیں ان کی بھی نظر آئے گی۔ تو دیکھتے ہیں، خدا کرے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوں، کیونکہ یہ تعلقات بہت زیادہ کریٹیکل ہیں، یعنی تجارتی لحاظ سے دونوں ممالک کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور اسٹریٹجک حوالے سے بھی پاکستان کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے، افغانستان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو لہذا واحد راستہ یہی ہے کہ ایک سفارتی حل اس کا نکالا جائے اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ افغانستان سے ایک اور بہت انٹرسٹنگ خبر آج آئی ہے، پاکستان میں تو اس پر بات نہیں ہو رہی، باوجود اس کے کہ اس ملک میں جو توانائی کا بحران ہے وہ بہت زیادہ سیریس ہے۔ افغانستان سے خبر یہ ہے کہ افغان حکومت نے ترکمنستان، افغانستان، پاکستان
इंडिया पाइपलाइन यानी टापी के नाम से जो गैस पाइपलाइन है, उस पर उन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो काम है जो 2024 में उन्होंने शुरू किया था, उसमें उन्होंने अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली। आज इत्तला ये है कि उन्होंने इस पाइपलाइन का कोई 55 किलोमीटर हिस्सा मुकम्मल कर लिया है, जबकि एक और जो उसके पैच आ रहा है 125 किलोमीटर का, उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है, और उसके लिए वो 107 किलोमीटर लंबी सड़क भी बना चुके हैं। अफगान हुकूमत का कहना है कि इस वक्त जो पाइपलाइन पे काम जारी है वो हेरात जो उनका सूबा है उसमें जारी है, और ख्याल यह है कि आइंदा चंद माह के दौरान जो हेरात का हिस्सा है वो मुकम्मल हो जाएगा, यानी तकरीबन कोई 250 किलोमीटर लंबा जो हिस्सा है पाइपलाइन का वो मुकम्मल हो जाएगा। याद रखिए, टापी एक इंतहाई अहम मनसूबा है जिसका फायदा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तीनों को होना है। यानी इससे हर साल 33 अरब क्यूबिक मीटर गैस जो है वो तुर्कमेनिस्तान से इन तीन ममालिक को फराहम की जाएगी, और इससे यकीनन तीनों ममालिक में जो एनर्जी के क्राइसिस हैं उनमें कुछ फायदा होगा। जो ओवरऑल जो इसकी लेंथ है इस पाइपलाइन की, वो 1814 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। इसमें जो 214 किलोमीटर हिस्सा है वो तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान अपना हिस्सा 2024 में मुकम्मल कर चुका है, 214 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन वो बिछा चुका है। अफगानिस्तान से जो पाइपलाइन गुजरेगी उसकी लेंथ लंबाई जो है वो 774 किलोमीटर है, जिस पर अब काम जारी है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर से जो पाइपलाइन गुजरेगी उसकी लंबाई 826 किलोमीटर है, और फिर ये भारत जाएगी। तो बुनियादी तौर पर यह हेरात और हेलमंद से गुजरते हुई स्पिन बुलडाक के रास्ते चमन के जरिए पाकिस्तान के अंदर ये गैस पाइपलाइन आएगी। वहां से ये क्वेटा के रास्ते मुल्तान तक आएगी, और मुल्तान से फिर ये गैस पाइपलाइन भारत जाएगी। तो यूं ये तीन ममालिक में गैस को तकसीम करेगी, और जिस तरीके से गैस तकसीम होगी तो वो भी बहुत यानी अहम है। यानी पाकिस्तान के हिस्से में रोज आने की बुनियाद पर 1.3 अरब क्यूबिक फीट गैस जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगी, 1.3 अरब क्यूबिक फीट गैस भारत के हिस्से में आएगी, और 5 अरब क्यूबिक फीट यानी 500 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है वो अफगानिस्तान के हिस्से में आएगी। और अफगानिस्तान को इससे काफी पैसा भी मिलेगा, यानी क्योंकि रॉयल्टी उनको मिलेगी कि रास्ते से गैस गुजरेगी। जबकि पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा फायदा इसलिए भी होगा कि तो जो पाकिस्तान की डेली की गैस की खपत है वो 6 से 7 अरब क्यूबिक फीट है। और रोजाना इस वक्त जो पाकिस्तान को शॉर्टफॉल यानी जो कमी का सामना है गैस की, वो कोई 2-2.5 अरब से 3 अरब क्यूबिक फीट रोज आने की बुनियाद पर कमी का सामना है, और पाकिस्तान इस कमी को लोड शेडिंग के जरिए पूरा करता है। तो अगर ये टापी के जरिए गैस आना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान की जो कमी है उसमें अच्छा खासा तकरीबन कोई 40% उसमें कमी आ सकती है, जो कि हमारे कंज्यूमर्स को भी उससे फायदा होगा, गैस भी सस्ती मिलेगी, हमारी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान में एक मसला है। मसला यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा किया था इस गैस पाइपलाइन को फाइनेंस करने का, जाहिर है कि ये तो तीन ममालिक से गुजरनी है, तो जहां जहां से गुजर रही थी तो उन्होंने उसके लिए पैसे देने का ऐलान किया था 2020 में। लेकिन जब 2021 में अफगानिस्तान में हुकूमत तब्दील हुई तो एशियन डेवलपमेंट बैंक पीछे हट गया। तो उसके बाद फिर इस मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग है ही नहीं। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान ने जो अपने यहाँ गैस की पाइपलाइन मुकम्मल की है, अपनी मदद आपके तहत की है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। आप जरा अपने कमेंट में लिखिए कि क्या पाकिस्तान में कहीं आपने ये खबर पढ़ी है कि हुकूमत ने इस बारे में सोचा भी हो। हाँ, अलबत्ता अब ये खबरें जरूर आ रही हैं कि कजाकिस्तान और कुछ सेंट्रल एशियन ममालिक इसमें कुछ दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं कि शायद वो कुछ फाइनेंस करें और उससे वो कुछ कारोबार के जरिए पैसा उठा सकते हैं, यानी गैस के जो मद में जो जितना भी पैसा आएगा तो उसमें वो शायद अपना हिस्सा लेंगे। तो पाकिस्तान के पास अब ये चॉइसेस तो हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक 1 इंच गैस पाइपलाइन नहीं बिछाई। पाकिस्तान की बिल्कुल यही हालत ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है उसकी भी यही है। इन्होंने ऐलान किया कि हम गैस पाइपलाइन बनाएंगे, ये अपने यहाँ तामीर करेंगे। ईरान अपनी तरफ गैस पाइपलाइन मुकम्मल कर चुका है। पाकिस्तान ने 1 इंच गैस पाइपलाइन ईरान के साथ भी नहीं बिछाई। यानी पाकिस्तान इतना ज्यादा एनर्जी के हवाले से इनसिक्योर मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्काम के लिए कोई अहमियत का हामिल है ही नहीं, क्योंकि लोड शेडिंग तो गरीब के घर में हो रही है, लोड शेडिंग उमरा के घर में नहीं हो रही, इसीलिए ये उनका मसला नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि फॉरेन फाइनेंसिंग का यानी इंतजाम करे, और जो टापी के पाकिस्तान के अंदर जो हिस्सा आ रहा है वो उसको मुकम्मल करे, क्योंकि 2028 से 2029 तक अगर इस मंसूबे पर एक्टिवली काम किया जाए तो पाकिस्तान में गैस आ सकती है। क्योंकि अफगानिस्तान में तो प्लान कर रहे हैं कि 2027 के आखिर तक वो तुर्कमेनिस्तान से गैस इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। लिहाजा पाकिस्तान भी इससे फायदा उठा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस मंसूबे का हिस्सा है। भारत भी इस मंसूबे का हिस्सा है, लेकिन भारत के लिए इतनी ज्यादा गैस पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है।
پاکستان کو بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کے پاس وقت بھی کم ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس سلسلے میں کیا کرتا ہے، لیکن اگر آپ کی کوئی توقعات ہیں تو پلیز کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔